Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in our last lecture we discussed about autoimmune diseases. Basically autoimmune diseases क्या होती थी? It's a group of diseases जिसमें आपकी जो body है वो अपने आप को attack करना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते थे कि there is a loss of self tolerance, that is a normal state in during which the body does not attack itself because usko pata hota hai ki this particular antigen is my personal antigen and I won't attack this. But what happens in autoimmune diseases is that there is a loss of self tolerance. So today we will be studying about something referred to as rejection of transplants, ठीक है, या transplant rejection. uh, it is not it is a very important topic, but अगर आप इसको clinical setup के लिहाज से देखो in Pakistan, obviously because there are not lots of transplants going on, हम यहाँ पे बहुत complicated transplants नहीं करते. Mostly जो the most common transplant that is going on in Pakistan is kidney transplant. तो उस तरह से शायद आपको वाइड वेराइटीज़ की ना नज़र आए, लेकिन रिजेक्शन ऑब्वियसली बहुत कॉमन है. लेकिन अगर इफ़ यू गो इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ tissues that are being transplanted into the patients. So you might have known someone, or you have might have seen someone in your life जो जिसका फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो और फिर कुछ अरसे के बाद जो है वो पेशेंट ना सर्वाइव कर पा रहा हो बिकॉज जो है उसकी बॉडी जो है उस ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर रही है. So rejection is an immune response that mediates injury and destruction of the transplanted tissue. So obviously you can see अगर हमारी बॉडी जो है वो autoimmune diseases के अंदर इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो अपने आप को अटैक करना शुरू हो जाती है, तो इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड कि जब उसके अंदर जब एक नई चीज़ या किसी और इंसान की कोई एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर ऑर्गन या उसकी ब्लड वेसल ट्रांसप्लांट की जाएगी, तो ऑब्वियसली जो है वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी कंसिडर करेगी और उसके अगेंस्ट जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगी और उसकी डिस्ट्रक्शन में जो है वो हेल्प करेगी. सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी वुड नॉट एक्सपेक्ट व्हेन वी डू अ ट्रांसप्लांट. ऑब्वियसली जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है वो एक मेजर रिस्क है और एक मेजर साइड इफेक्ट है ऑफ ट्रांसप्लांटेशन. So whenever you transplant any organ into a person's body, so the body recognizes it as foreign substance and starts preparing an immune response against that particular organ and tries to destroy that organ. So हमारे पास ग्राफ्ट्स किस किस तरह के होते हैं, पहले हम ये स्टडी करते हैं. ऑटोलोगस ग्राफ्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास बोन मैरो आ जाता है, पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स आ जाते हैं, स्किन आ सकती है या बोन आ सकती है.
ऑटोलोगस का ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से अगर फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का एक एरिया का बोन मैरो निकाल के, फॉर एग्जांपल मेरी फीमर का बोन मैरो निकाल के अगर मेरे ह्यूमरस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो दैट विल बी ऑटोलोगस। इस वाली चीज के अंदर ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी क्या कहती है कि ऐसे ट्रांसप्लांट्स के अंदर देयर वोंट बी इम्यून रिस्पॉन्स, या इतना कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शायद ट्रिगर ना हो, बिकॉज जो है मतलब मेरी बॉडी का ही एक पर्टिकुलर एरिया जो है दैट इज बीइंग रिमूव्ड एंड दैट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड टू अनदर एरिया ऑफ माई बॉडी। सिनर्जिक ट्रांसप्लांट क्या होते हैं? रेयर, क्योंकि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिनको आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हो, ऑब्वियसली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ, टू वेराइटीज ऑफ ट्विंस। बेसिकली देयर आर फोर, लेकिन जो वायबल ट्विंस होते हैं जो हमें नजर आते हैं उसमें एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक आपके पास नॉन आइडेंटिकल या डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। अगर उनका जेंडर डिफरेंट है और उनकी शक्लें जो हैं वो आपस में इतनी नहीं मिल रही हैं, इट मींस कि वो लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस है। और if they are having the same gender and if they are identical to each other, they look alike, then these are identical twins. So इसके अंदर obviously जो identical twins है, not only they look like one another, what is happening is कि उनका जो अंदर का जो सारा सिस्टम है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो बॉडी का सिस्टम है, वो भी मोर और लेस जो है वो सेम होता है, बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सेम। So identical twins में अगर from if we transplant one part of one identical twin to another, so that is referred to as a synergic transplantation. Allogenic क्या होती है कि towards another human या towards an animal or towards an organism of the same species except the identical twin. फॉर एग्जाम्पल जो है किसी भी पर्टिकुलर बंदे से जो है अननोन जो डोनर्स होते हैं उनसे आपको अगर ट्रांसप्लांटेशन उसकी हो तो दैट इज एलोजेनिक। तो दैट इज नॉट ओनली ह्यूमन, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर यूजिंग एनी अदर एनिमल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कैट, जैसे पेट कैट है आपने उसका ट्रांसप्लांट कराना है, तो इफ यू आर यूजिंग द कैट ऑफ द सेम स्पीशीज टू डू दैट, so that will be allogenic। और जीनोजेनिक क्या होगा कि अगर फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल अगर आप कैट से जो है ह्यूमन के अंदर कोई चीज ट्रांसप्लांट करना चाहो तो दैट विल बी xenogenic transplant। Auto or transplantation is the transplantation of organs, tissues, or even particular proteins from one part of the body to another in the same person। Auto का मतलब है self। The transplant of an organ or tissue from one individual to another of the same species with a different genotype. For example, a transplant from one person to another person but not an identical twin is an allograft. So we have read about autograft and now we are reading about allograft। अब सिनर्जी ग्राफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिकल ट्विंस की बात की जो हमने। Tissue or organ transplanted from one member of a species to another genetically identical member of the species, as a kidney transplanted from one identical twin to another. So that will be referred to as a synergic or isograft। Xenograft क्या होता है? Graft obtained from a member of one species and transplanted to the member of another species, also referred to as the heterograft। ठीक है, from one species to another अगर आप transplant करोगे तो that is also referred to as the heterograft। देखो फॉर एग्जांपल जो है ये अगर इस पर्टिकुलर जो माउस था इससे इसके फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट अगर आपने ट्रांसप्लांट किया तो दैट विल बी ऑटोग्राफ्ट। if this is his or her genetically identical twin और इनकी आपस में ट्रांसप्लांट हुआ है तो दैट विल बी आइसोग्राफ्ट। if this is any other mouse except for its genetically identical twin, so this is referred to as an allograft, genetically different member of the same species। और अगर आप किसी और डिफरेंट अगर आप माउस को छोड़ के कैट के अंदर ट्रांसप्लांट कर दोगे तो दैट इज xenograft। I think these are pretty easy terms and I think all of you understand what is actually going on। Now we will move on to something that we have already discussed in the previous lectures about immune
रिस्पॉन्सेज, जिसमें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो आपने पढ़ा था कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है आपका इन ह्यूमंस जो है ये होता है. सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ जीन्स जो कि आपकी पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्सेस को मीडिएट करता है. सो जो टाइप 1 है वो बाइंड करता है CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स के साथ, और जो टाइप 2 है दैट बाइंड्स टू CD4 positive T lymphocytes. An easy way to remember this is at the end of the day you need to get a digit of 8. So if you multiply 8 with 1, that is 8, and if you multiply 4 with 2, that is also 8. So I'm talking about this 8 and this 1. I'll show you आगे 4 और 2 कैसे आता है. So the thing to remember is कि जो major histocompatibility complex, that is MHC, that is type 1, उसके साथ you will have a binding of CD8 positive T lymphocytes. It is encoded by human leukocyte antigen जिसको आप HLA कहते हो. उसकी जीन्स कौन कौन सी हैं? HLA-A, B and C. So major histocompatibility complex के अंदर the important thing to note is कि जो जीन्स आपके पास होती हैं बेसिकली दे आर इनकोडेड बाय the genes that you have are encoded by single letter. देखो 1 से आप याद करो कि single letter होगा A, B and C, expressed on almost all the nucleated cells, not expressed on red blood cells. ठीक है, nucleated cells पे express होता है but red blood cells पे express नहीं होता. रेड ब्लड सेल्स पे क्यों नहीं एक्सप्रेस होता? बिकॉज वो न्यूक्लिएटेड नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स के न्यूक्लियाई नहीं होते, रेड ब्लड सेल्स आर ए न्यूक्लिएटेड सेल्स. व्हाट अबाउट मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2? ये अभी जैसे मैंने आपको आई वाज टॉकिंग अबाउट this 1 and this 8, and now I'm talking about this 2 and this 4. So they bind to CD4 positive T lymphocytes. So at the end of the day you need to get an 8. और दूसरी चीज क्या है कि ये जो HLA जीन्स होंगी, बिकॉज ये 2 है तो पहले हमने A, B और C पढ़ी, तो इसके अंदर आपके पास 2 डिजिट्स आ जाएंगी. that will be DR, DP and DQ. दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, जिसमें आपने डेंड्रिटिक सेल्स पढ़े थे और पर्टिकुलर और भी आपने वैरायटीज जो हैं वो पढ़ी थी, जो बेसिकली जिन सेल्स का काम है कि उन्होंने एंटीजन जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके सरफेस पे अपने प्रेजेंट कर देना है टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम. So जो MHC type 2 molecules हैं, they are expressed on the antigen presenting cells. Okay, now moving on to the transplant rejection. उसके अंदर हमारे पास 4 वेराइटीज होती हैं ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन. One is the hyperacute rejection, second is acute rejection, third is chronic rejection, and the fourth is a graft versus host disease. So basically hyperacute rejection जो है देखो एक्यूट क्या चीज होती है? जो चीज रैपिडली जो है वो डेवलप करती है, और क्रोनिक क्या होती है? जो चीज जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप करती है. फॉर एग्जाम्पल आई माइट से कि जो जैसे कैंसर है, इट्स अ क्रोनिक डिजीज बिकॉज वो स्लोली स्लोली जो है बिल्डअप करता है और स्लोली स्लोली जो है वो डिस्ट्रॉय करता है the body of a person. But for example, if I say if someone has developed a life-threatening case of COVID-19, so that will be an acute disease. So I think that you know the difference between acute and chronic. So hyperacute का क्या मतलब है कि ये acute से भी ज़्यादा जो है वो तेज है. So it occurs within minutes or days. So for the rejections you need to memorize the timing that is taking मतलब that is important कि hyper acute में कितनी देर में रिजेक्ट होगा और acute में कितनी देर में रिजेक्ट होगा और chronic के अंदर कितनी देर में रिजेक्ट होगा. So it occurs within minutes or days. It is basically a type 2 hypersensitivity reaction. Type 2 hypersensitivity reaction क्या था कि आपकी antibodies जो हैं वो react करती हैं against the foreign antigen and start destroying it. So basically what is happening here is कि जो आपका transplant recipient होगा
उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू दैट इज बीइंग ट्रांसप्लांटेड इनटू द होस्ट। ऑलरेडी प्रेजेंट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर जो है अगर एक बंदा जो है वो बी पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप है, तो जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर जो है एंटीजन होते हैं बी एंटीजन्स और एंटीबॉडीज होती हैं ए एंटीबॉडीज। तो अगर उस बंदे के अंदर अगर मैं ट्रांसप्लांट करूं या मैं ट्रांसफ्यूज करूं ब्लड ऑफ पर्सन फ्रॉम दैट इज ए पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उस ए पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो है उसके ब्लड में पड़ी हुई हैं, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो फॉरन एक रिएक्शन जो है वो मीडिएट करेंगी। सो वो विद इन मिनट्स हो जाएगा वो रिएक्शन। So what you need to know is कि in hyperacute rejection, the antibodies against that particular organ or tissue that is being transplanted are already pre-formed and are present within the donor's body, within the recipient's body. So इसके अंदर क्या होगा कि once you have transplanted, तो उसके बाद जो है vessel occlusion start हो जाएगी, ischemia, necrosis हो जाएगा उस particular organ का। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती और आपका जो इवेंचुअल जो ट्रीटमेंट होती है वो यही होती है कि आपने उसको जो आपने ग्राफ्ट किया था या आपने जो ट्रांसप्लांट किया था, आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को या टिश्यू को जो है आपने इसको रिमूव करना होता है इमीडिएटली। सो बेसिकली व्हेनेवर अ सर्जन does transplant, he actually waits for a period of time to make sure that everything is going fine and there is no hyperacute rejection going on in the body. Then moving on to acute rejection, this is also called the acute T cell mediated rejection. Antibodies develop after the transplant. Rejection occurs days or weeks after the transplantation. So, type 4 hypersensitivity reaction prevent or reverse with immunosuppressants. सो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी एंटीबॉडीज बन रही हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी विद इन द होस्ट, बट व्हाट इज हैपनिंग इज के इन द acute rejection, the antibodies are formed after the transplant is done. तो उसको इसीलिए तो फिर जब एंटीबॉडीज जब तब फॉर्म होंगी तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे या इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। लिहाजा जो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एट प्ले है, दैट विल बी अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसकी जो डेज टू वीक्स जो है वो लगते हैं, इवन मंथ्स भी लग सकते हैं to this for the acute rejection. अब इसकी प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? अब फॉर हाइपर एक्यूट यू हैड नो प्रिवेंशन, बट फॉर एक्यूट आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो कि आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हो। यू माइट हैव हर्ड कि जो पेशेंट ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है वो ऑन हैवी डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं? ये दीज आर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ड्रग्स that are responsible for suppressing or lowering the your immune responses। ठीक है, so, जो आपका immune responses, जो आपकी normal immune responses होते हैं, उनको ये डैमेज करते हैं ये ड्रग्स जो होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो इसीलिए इतना फेवरेबल एक ऑप्शन नहीं होती, अनलेस यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन यू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। बिकॉज जो ट्रांसप्लांट का पेशेंट होता है उसकी जो लाइफ है वो इवेंचुअली बहुत मिजरेबल हो जाती है। बिकॉज उसको क्योंकि उसका इम्यूनोसप्रेसेंट्स आप दे रहे हो, उसको उसका आप इम्यून जो सिस्टम है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तो उसको जो छोटी सी भी जो कोई बैक्टीरिया है या वायरस है जो कि नॉर्मली एक बंदे को हार्मफुल नहीं होता, तो वो उसके अंदर हार्म क्रिएट कर सकता है। बिकॉज उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं रखता। सो आपने जो है इम्यूनोसप्रेसेंट्स देके इस बंदे के अंदर जो है एक्यूट रिजेक्शन को आप कोशिश कर सकते हो कि ना हो। क्रॉनिक रिजेक्शन क्या होती है कि इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं कि टी सेल्स भी इन्वॉल्व हैं, एंटीबॉडीज भी इन्वॉल्व हैं। सो इट इज बेसिकली बोथ टाइप 2 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज पहले से मौजूद होंगी और उसके अलावा जो है एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे।
बट द थिंग इज कि ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता है, और इसमें इवेंचुअली क्या होता है कि आपका जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऑक्लूड होना शुरू हो जाती हैं। दैट इज रेफर टू एज एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या है कि दैट इज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय फैटी फाइब्रस मटेरियल, जो कि नॉर्मली आपके हार्ट अटैक का कॉज होता है। एथीरोस्क्लेरोसिस का फिनोमिनन आई होप आप लोगों को पता होगा कि एथीरोस्क्लेरोसिस क्या चीज होती है। जब व्हेनेवर अ पेशेंट इज ईटिंग टू मच फैटी फूड, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई है, मोटा बनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल पर्सन, नॉट अ ट्रांसप्लांट पेशेंट। सो उसके अंदर जो है देयर इज अ बिल्डअप ऑफ फैटी मटेरियल और कोलेस्ट्रॉल इनटू द वेसल्स ऑफ द बॉडी दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स दैट कैन लीड टू अ हार्ट अटैक। सो इसके अंदर भी बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के एथीरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है या टाइम फ्रेम जो है इसमें मंथ्स टू इयर्स का आपके पास टाइम फ्रेम होता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, बिकॉज आपने ऑलरेडी पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे डाला होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज बेसिकली इरिवर्सिबल रिजेक्शन. So hyperacute rejection due to preformed antibodies, normal kidney grafted into a patient with defective kidney and pre-existing antibodies against the donor blood group antigens. मैंने अभी जैसे आपको बताया A और B के दरमियान क्या डिफरेंस होता है. So just to recall आप लोगों के साथ, जो A ग्रुप होता है, जो A ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर A एंटीजन होता है और B के खिलाफ एंटीबॉडी होती है. जो बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर बी एंटीजन होता है और ए के खिलाफ एंटीबॉडी होती है. जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती. और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर बेसिकली एंटीजन जो हैं कोई भी नहीं होते, और एंटीबॉडीज जो हैं वो ए के खिलाफ भी होती हैं और बी के खिलाफ भी होती हैं. लिहाजा जो आप ओ को सिर्फ ओ के अंदर जो आप ट्रांसफ्यूजन करते हो वो सिर्फ ओ की करते हो. सो दिस वाज जस्ट एन ऑफ टॉपिक बट यू शुड नो दिस. सो उसके अंदर फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो किडनी का, तो देयर इज अ चांस ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ जो ब्लड है वो साथ में आएगा, कहीं ना कहीं जो है उस टिश्यू के साथ ब्लड जो है वो लगा होगा. Antibodies against the donor blood group antigens bind vascular endothelium of graft, initiating an inflammatory response which occludes the blood vessel. ठीक है, वो एंटीबॉडीज जो ऑलरेडी प्री फॉर्म थी उस बंदे के अंदर, वो जाके बाइंड करेंगी उस ग्राफ्ट को, और उसको जो है उसके मतलब उस ग्राफ्ट की वेसल्स के अंदर, और जाके वहां पे एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो एलिसिट करेंगी. ग्राफ्ट बिकम्स engorged and purple colored because of hemorrhage. ठीक है, तो ग्राफ्ट जो है आपका इवेंचुअली जो है वो पर्पलिश इन कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ hemorrhage. Okay. Steps in hyperacute rejection. Pre-existing host antibodies are carried to the kidney graft. ठीक है, जो pre-existing थी वो चली गई यहाँ पे. Antibodies bind to antigens of renal capillaries and activate complement. Complement split products attract neutrophils which release lytic enzymes. Neutrophils lytic enzymes destroy endothelial cells. Platelet adheres to the injured tissue causing vascular blockage. सो दिस इज बेसिकली यही. अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों को जो इन्फ्लेमेशन मैंने पढ़ाई थी इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर सेमेस्टर, सो यू विल सी कि किस तरह से जो है वो हर टॉपिक के अंदर अपने आप को जो है वो बेसिकली कर लेती है, घुसा लेती है. सो यहाँ पे भी सारी की सारी जो है वो इन्फ्लेमेशन के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सारा को सारा हो रहा है. सो व्हाट इट इज सेइंग इज कि जैसे ऑटो जो एंटीबॉडीज है अगेंस्ट द ग्राफ्ट वो एंटर होंगी इनटू द ग्राफ्टेड टिश्यू, और वहां पे एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो ट्रिगर करेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होगी और इवेंचुअली जो है प्लेटलेट्स का एक प्लग बन जाएगा और ऑक्लूड कर देगी उस ब्लड वेसल को. ओके. So now we are moving on to something called the graft versus host disease. ये एक और चीज होती है that is different. इसके अंदर basically what is happening is कि जिस बंदे के अंदर आप transplant कर रहे हो that is already immunocompromised. For example, HIV एक बहुत notorious disease है that is responsible for your immunosuppression या immunocompromise. उसके अंदर आपके जो हैं वो टी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं.
तो बंदा जो है वो इम्यूनो सप्रेस्ड होता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो अगर आप जो ट्रांसप्लांट है वो किसी ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के अंदर कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो आपका ग्राफ्ट के अंदर जो आपके इम्यून सेल्स होंगे वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर जो पहले हमने तीन एग्जांपल्स पढ़ी हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रोनिक रिजेक्शन में, उसके अंदर जो है द डैमेज वाज बीइंग डन बाय द होस्ट बॉडी टू द रेसिपिएंट्स ऑर्गन। जो रेसिपिएंट का पर्टिकुलर ऑर्गन था उसके साथ वो डैमेज हो रहा था। But what will happen in case of a graft versus host disease is कि जो host है उसके against जो है वो सारा का सारा जो है वो damage हो रहा है, because जो host है वो already immuno compromised है। और जो पेशेंट जो आपने ग्राफ्ट किया है या जो आपने ट्रांसप्लांट किया है उसके अंदर जो पर्टिकुलर इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं वो होस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएंगे। So grafted T cells proliferate in the immunocompromised host and rejects the CD8 T cells from graft, directly damages the host. CD4 T cells from the graft release macrophages and damage the host cells. Examples are bone marrow and liver transplant. So basically इसके अंदर ये most commonly होता है with the transplant जिसके अंदर high number of lymphocytes होते हैं। इसके अंदर बोन मैरो की एग्जांपल आ गई है और लिवर की एग्जांपल आ गई है। ठीक है, सो दीज आर टू एग्जांपल्स, बट दीज टू एग्जांपल्स इन केस ऑफ एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और इम्यूनो सप्रेस्ड होस्ट, फॉर एग्जांपल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एचआईवी, ठीक है, या एड्स। मैम Okay, acute graft versus host disease is within 100 days of transplantation. Immune system involvement, epithelial cell necrosis. Clinical features आपके क्या होंगे? Skin rash होगी, jaundice होगा, diarrhea होगा। Skin के अंदर क्या होगा कि basal cell destruction है, lymphocytic infiltration है, लिहाजा आपको जो है वो skin rash हो जाएगी। Liver क्या होगा? Liver congested होगा, उसका hemorrhage होगा, destruction of small bile ducts। Gastrointestinal tract की involvement में there will be focal crypt lesion and death of the basal cells। ठीक है, so basically there is something that is destroying the host। तो आपके जो clinical features होंगे वो होस्ट के ऊपर आपको नजर आएंगे, जिसमें आपके पास स्किन रैश है, जॉन्डिस क्यों होगा बिकॉज लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है, और डायरिया क्यों होगा बिकॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो आपका डैमेज हो रहा है। Chronic graft versus host disease is more than 100 days, ठीक है, उसमें 80 to 400 days हो सकते हैं। The graft CD4 helper T cell will react with host B cell। जो ग्राफ्ट का CD4 पॉजिटिव टी सेल होगा वो होस्ट के बी सेल के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसके अंदर क्या है, ये ज़्यादा सवेयर डिजीज हो गई है। There will be extensive cutaneous injury, destruction of skin appendages, fibrosis of dermis resembles systemic sclerosis। ठीक है, systemic sclerosis if you remember scleroderma जो हमने last time जो है autoimmune diseases में पढ़ा था। इसके अंदर जो है there will be extensive destruction and fibrosis of the skin। लिवर में क्या होगा, there will be cholestatic jaundice and gastrointestinal tract के अंदर there will be esophageal strictures। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपके पास जो इसोफेगस है उसके अंदर स्ट्रिक्चर्स बन जाएंगे। लिवर के अंदर जो है आपका येट अगेन एक सवेयर टाइप जॉन्डिस हो जाएगा, और स्किन जो है वो फाइब्रोसिस होगा, दैट विल रिजेंबल सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सो इम्प्रूवमेंट इन ग्राफ्ट सर्वाइवल क्या हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेशन विद इन फैमिलीज, आप विद इन फैमिली मेंबर्स जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करो। ABO typing example for kidney grafts। ABO टाइपिंग क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है तो आप उसको ट्रांसप्लांट जो है वो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर करो, आप बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट के अंदर ना करो। टिश्यू टाइपिंग या आप टिश्यूज़ की भी क्रॉस मैचिंग करा के देख लो कि टिश्यूज़ जो हैं वो उनके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई एंटीजन तो नहीं है जो ट्रिगर कर सकता है, या उनकी आपस में कितनी कंपैटिबिलिटी कितनी है। फिर इसके अलावा जो है आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप जो ब्लड है उसको आप इरेडिएट करो बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। मतलब आप उसके अंदर रेडिएशन डालो और उसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट्स थे आप उनको डिस्ट्रॉय कर दो। और दूसरी चीज़ इम्यूनो सप्रेशन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
So this ends our lecture here. Let me move on to the next lecture. अगर कोई छोटा lecture हुआ, so we can finish it off in 20 minutes. मैंने पढ़ा हुआ तो नहीं. नहीं, this is a relatively longer lecture जो अगला वाला आपका है. इसकी कुछ slides जो है वो we can read through, but I have not prepared them, so I have to read through with you people. But let's start, because अगर 4-5 slides हैं उसके बाद जो है वो आपका नियोप्लेजिया या कैंसर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है. So we'll begin that in the next lecture जो है आपका नियोप्लेजिया वाला lecture. नियोप्लेजिया का टॉपिक जो है वो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. तो उससे पहले जो 3-4 स्लाइड्स हैं उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं टुगेदर. ओके, यस. सो अगर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स क्या क्या होंगे. इम्यूनोडेफिशिएंसी बेसिकली क्या है, अगर आपका जो क्या कहते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, या इम्यून सिस्टम जो अभी हम पिछले आई थिंक इन वी हैव डिस्कस्ड इट इन 4 लेक्चर्स. हमने 2 लेक्चर्स में ख्याल से 2 से 3 लेक्चर्स हमने इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़े थे. फिर हमने ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, और आज हमने बेसिकली ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बारे में पढ़ा है. So by now you might have a good idea of what an immune system is. So if your immune system is not working really well, so what are the particular disorders that take place if you have immunodeficiency, or if you don't, if your immune system is suppressed and it's not working in a good way. So these are certain examples. इसके अंदर there is some referred to as X-linked A-gamma globulinemia, also referred to as Bruton gamma globulinemia. So इसके अंदर this basically A-gamma globulinemia. I'm sorry, I have to edit it with you right now because ये मैं first time देख रही हूँ. I didn't prepare this. So इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपका जो एक टायरोसिन काइनेज एक आपकी चीज होती है, एक आपका एंजाइम होता है जो कि आपके a lot of different chemical reactions or a lot of different reactions that go inside your body. उसके अंदर ये जो चीज है टायरोसिन काइनेज, ये जो है वो हेल्प करता है. उसके अंदर आपकी इंसुलिन से रिलेटेड भी, इसकी जो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म है, ये जो इंसुलिन आपका सारी रिएक्शन कर रही होती है, वो भी टायरोसिन काइनेज डिपेंडेंट होता है. सो इसके अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि there will be no maturation of the B cells. ठीक है, I will edit this again. So there will be no maturation of the B cells. ठीक है, तो B cells नहीं होंगे तो आपका humoral immune response जो है वो नहीं होगा. ठीक है, because आपका इसके अंदर basically the defect is in the tyrosine kinase gene, and there will be no maturation of the B cells. So if B cells are not maturing, they are not going in, they're not being activated या वो mature नहीं हो रहे, तो what will happen is कि इसके अंदर जो है आपकी जो humoral immune response था, that was responsible for producing the different antibodies against a particular antigen, they won't be there. So इसके अंदर क्या चीज होती है कि ये X linked recessive है. X linked recessive जो है ये एक pattern of inheritance है. I hope आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री या मोलेकुलर बायोलॉजी जो पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, तो आप लोगों को पता होगा कि एक्स लिंक्ड का क्या मतलब होता है. दैट इज समथिंग जो कि आपकी बेसिकली दैट इज अ डिसऑर्डर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉयज ओनली, बिकॉज जो है ये मदर से आपको जो डिफेक्टिव एक क्रोमोसोम मिलता है, और फादर से जो आपको वाई क्रोमोसोम मिलता है, और मदर से आपको एक्स क्रोमोसोम मिलता है.
in case of boys. So what happens is कि क्योंकि मदर का जो है वो एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है, तो वो जो बच्चा होगा दैट द बॉय विल हैव द डिजीज. बट क्योंकि फीमेल्स के अंदर शी विल गेट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर. सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग द डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जो उसका अदर एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा वो उस डिजीज को इतना मैनिफेस्ट होने नहीं देगा. So what will happen is that there will be recurrent bacterial infections after 6 months of age, because वो बंदा जो है वो बच्चा जो है basically वो immunocompromised है. So there will be I will add certain things to this. There will be absent uh, B cells and reduced immunoglobulins इन द ब्लड. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलेंस क्या है? आपकी एंटीबॉडीज हैं. तो अगर बी सेल्स आपके मेच्योर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली वो एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज जो हैं वो कम होंगे. ठीक है, सो इसके अंदर जो है आप इस बच्चे के अंदर जो है जिसके अंदर ग्लूटन ए गामा ग्लोबिनीमिया हो रहा है, आप उसके अंदर एक्सपेक्ट करोगे कि इट विल हैव शी और ही विल बेसिकली ही विल हैव रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ठीक है, now moving on to the next common variable immunodeficiency syndrome. So जो मैं डायग्राम है I'm sorry, मुझे थोड़ा सा OCD है मैम of having ये जो फॉन्ट की मिस्टेक्स होती है उनको ठीक करने का मैम मुझे इस थोड़ा. डायग्राम के बारे में बताइएगा जरा. तो इसके अंदर क्या होंगे कि आपके वही yet again what is happening is कि you have a defect in the, so this is not immature beta cells, so there is a defect um, in the defect in B cell differentiation. I'm sorry I have to do this in front of you people. मैम So लेक्चर में कर basically लें, what is नहीं हो रहा है happening लेक्चर. is कि इसके अंदर उसके अंदर जो थे सेल्स मेच्योर बी सेल्स जो है वो मेच्योर नहीं हो रहे थे. इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो बी सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली. अगर आप लोगों को याद हो कि जो बी सेल्स होते हैं वो इवेंचुअली प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन. सो इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पर्टिकुलर एंटीजन, इफ आई हैव एनकाउंटर्ड एन एंटीजन ऑफ फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरियम, तो मैं उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर बॉडीज मेरा जो बी सेल बनाएगा वो डिफरेंशिएशन के थ्रू होगा. डिफरेंशिएशन क्या होती है कि एक आपके पास एक पूल है फॉर एग्जांपल बी सेल्स का जो एक इमेच्योर बी सेल्स हैं या एक अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स हैं, और वो इनकाउंटर करते हैं पर्टिकुलर एंटीजन को और वो डिफरेंशिएट होंगे टू रिलीज एंटीबॉडीज दैट आर अगेंस्ट that will work against the particular antigen, so that is referred to as the B cell differentiation. ठीक है, so the cause of this disease is basically unknown. इसको आप idiopathic कहते हो. अगर एक disease का cause जो है वो unknown होता है तो that is idiopathic. ठीक है, idiopathic disease है. उसके बाद क्या होता है कि basically there will be reduced plasma cell, obviously increased risk of autoimmune diseases, and there will be increased risk of pulmonary infections. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप अपनी बॉडी को इमेजिन करो, जो आप लोगों ने इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज जो पढ़े थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा होगा कि जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं दे आर बेसिकली मोस्टली जो हमारे जो नेजोफेरिंजियल ट्रैक्ट होता है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू जो है वो होते हैं कि जैसे पहले नोज के अंदर हेयर होते हैं, फिर उसके बाद म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका ट्रेकिया, आपके ब्रोंकाई. सो जो मोस्टली इन्फेक्शंस आपको जो रिस्क होता है इन्फेक्शंस का टू गो इनसाइड योर बॉडी इज थ्रू योर माउथ या और थ्रू योर ओरल कैविटी. सो इसके अंदर जो है मोस्टली रिस्क जो होगा वो पल्मोनरी इन्फेक्शंस का क्यों होगा, बिकॉज वो पेशेंट जो है एक्सपोज्ड है to the different pathogens or to the viruses, bacteria that are present in the air,
और वो उनको इनहेल कर सकता है और वो जो है उनको इवेंचुअली जो है दे विल कॉज पल्मोनरी इन्फेक्शंस. ठीक है, मोस्ट कॉमनली दिस पेशेंट हैज पल्मोनरी इन्फेक्शंस एंड ही इज एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. Now moving on to the next is there is an increased risk of nasal sinus infections. Basically वही sinusitis होगा इस patient को. So these are the sinuses. ये आप लोगों ने anatomy में शायद पढ़े होंगे कि ये maxillary sinus है, ये frontal sinus है, ये ethmoidal sinus है, ये sphenoidal sinus है. ये जो है इनके अंदर जो है अगर inflammation होगी तो that is referred to as sinusitis. आप लोगों ने commonly सुना होगा, आप लोगों का शायद कि कोई जानने वाला हो कोई फैमिली में जिसको साइनोसाइटिस होता है बहुत ज़्यादा. बट आई एम नॉट सेइंग कि उसको ये बीमारी है, साइनोसाइटिस हो जाता है कुछ लोगों को, इट्स नॉट समथिंग. लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि इस डिजीज के अंदर साइनोसाइटिस के जो रिस्क है दैट इज रिलेटिवली इंक्रीज्ड. So now moving on to something referred to as SCID. SCID कहते हैं basically इस disease को severe combined immunodeficiency. So there is deficiency of both B and T lymphocytes. अगर B और T lymphocytes जो हैं वो deficient होंगे तो there will be obviously a decrease in both cell mediated and humoral immunity. Humoral immunity आपकी mediate करनी है B cells ने और आपकी जो cell mediated immunity है वो mediate करनी है आपके T cells ने. तो बेसिकली जो एक एंजाइम इसके अंदर डेफिशिएंट होता है वो आपका होता है ADA एंजाइम, जिसको आप एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम कहते हो. ये जो एंजाइम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैचुरेशन और फॉर द मैचुरेशन ऑफ द टी सेल्स. तो ये जब डेफिशिएंट होगा तो ऑब्वियसली जो आपके टी सेल्स हैं वो इतने मेच्योर नहीं होंगे और टी सेल्स जो हैं बी सेल्स को भी आपने जो हेल्पर टी सेल्स के बारे में पढ़ा था. सो इसके अंदर बेसिकली व्हाट विल हैपन इज के the patient will have yet again bacterial fungal viral infection. treatment इसका क्या होगा, the bone marrow transplant जो है वो इसका treatment है. so for SCID इसके अंदर patients जो हैं वो mostly at a very young age जो है वो they die because इनके अंदर इतना immune response जो है उनका इतना अच्छा नहीं होता. लेकिन अगर आप for example bone marrow transplant उसको पेशेंट को दोगे तो उसके अंदर जो नॉर्मल बी और टी सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकेंगे और eventually जो है he or she will have the ability to fight against the diseases. So the key point is that there is ADA deficiency. It's an X-linked disorder. There is thrombocytopenia, purpura and infections. There is a decrease in B and T cells. नहीं ये तो कोई और कुछ और पढ़ रहे, sorry. Wiskott-Eldrick syndrome. मुझे इसके बारे में देखना तो क्या कहना चाह रहे हैं. तो ये एक्स लिंक है, इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इन्फेक्शंस और ये डिक्रीज बी और टी सेल्स दोनों हो रहे हैं. ठीक है, बस ये याद कर लो. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस हैं, परप्यूरा नहीं है सच. इसके अंदर एक्जिमा होता है. एक्जिमा जो है स्किन कंडीशन होती है एक्जिमा. ये बच्चे को सॉरी. अच्छा, एड्स क्या है? AIDS is caused by HIV virus. We all know this. There is a decrease in the CD4 positive lymphocytes. CD4 T lymphocytes. Diagnosis is by means of an ELISA test. HIV virus is present in the blood, semen, vaginal secretion, breast milk, saliva. Risk is greater with anal intercourse, IV drug abuses, patients receiving multiple blood transfusion. आप लोगों को पता होगा जो एड्स है क्लासिकली जो है इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सो इसका जो कॉज है वो क्या है कि ये जो है सीमन और विजाइनल सिक्रीशंस के अंदर जो है पाया जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली इफ देयर इज a patient who has AIDS and she is pregnant and she delivers a baby, तो उसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी उसको ट्रांसमिट कर सकती है और उस बच्चे को भी हो सकता है. सो इसके अंदर आईवी ड्रग अब्यूजेस के अंदर क्यों होगा ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर शेयरिंग द नीडल्स और उनका जो ब्लड है वो एक दूसरे के अंदर जो है जो वह है वो मतलब देयर इज अ रिस्क.
सो आईवी ड्रग अब्यूजर्स और जो पेशेंट्स होते हैं विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उनके अंदर रिस्क होता है। डायग्नोसिस इसका एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के थ्रू होता है। और इसके अलावा जो है देयर इज बेसिकली द की पॉइंट इज कि देयर इज अ डिक्रीज इन द CD4 पॉजिटिव T lymphocytes Excuse me, और ma'am. anal intercourse के साथ the risk is greater. AIDS cause Kaposi sarcoma. This is a type of cancer. Generalized lymphadenopathy. Lymphadenopathy क्या होती है? That is the inflammation or an enlargement of the lymph nodes of the body and weight loss. और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एड्स की दी गई हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ही एक सैड और बहुत ही एक क्या कहूँ, मतलब बहुत ही सैड डिजीज है जिसके अंदर जो है आपकी मल्टीपल बॉडी के पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इवेंचुअली इसका जो प्रोग्नोसिस है वो चिल्ड डाइज। तो इसके अंदर ये सारी जो हैं कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इसके इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कि जो कि नॉर्मली जो हैं वो हार्मलेस होते हैं टू अ नॉर्मल पर्सन, बट क्योंकि एड्स के पेशेंट के अंदर द CD4 पॉजिटिव T cells आर वेरी लो, सो इसके अंदर क्या होगा कि वो जो नॉर्मली एक बंदे के लिए हार्मलेस बैक्टीरियम था वो उसके लिए हार्मफुल होगा और वो उसके डिजीज कॉज करेगा। That's about Excuse it. me, अब नेक्स्ट ma'am. लेक्चर में we'll start neoplasia. That is yet again a relatively difficult and an important topic. किसी को कोई questions है तो you can ask me. Ma'am, can I ask? Excuse me, ma'am. किसी ने मेरा lecture सुना है कि नहीं? शोर है सर। मैम हम लोग सुन रहे हैं, आई गेस आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी। कोई बच्चा बोलना ही नहीं चाह रहा। मैम आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। आप लोगों की अटेंडेंस में ले लेती हूँ। वेट। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, या आप हमारी आवाज नहीं सुन रही। मैम को चैट बॉक्स में बता दो। चैट बॉक्स डिसेबल्ड है। Okay, be मैम ready सब for your स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही। इस तरह अटेंडेंस नहीं लगेगी जब हमारी बात नहीं मैम सुन रही है, आवाज नहीं जा रही हमारी, तो फिर कैसे अटेंडेंस लगा रही है? मैम को मेल कर दो फिर। मेल करनी पड़ेगी। So Ahmed Nadeem. Yes, ma'am. कोई भी नहीं बोलेगा यार, एब्सेंट मार्क हो आवाज नहीं जाएगी। सुनाई दे रही, कोई मसला हो रहा है? मैम हम बोल रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही हमारी। Okay, I हमारे can see the बोलने में hands, नहीं but है। I cannot hear you people. सारे बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या। मैम हम बोल रहे हैं आपकी वो आप लोग लिख के मुझे नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैम आवाज वो डिसेबल हुआ पड़ा है। यार लिख के बताओ ना। यार मैम की आवाज नहीं जा रही। सारे अपने चैट बॉक्स है क्या, कहाँ पे लिख के बताएं? चैट बस बॉक्स हैंड राइज कर लो। हाँ, स्क्रीन पे कोई राइट कर दे मैम को। I cannot hear you people. वो भी नहीं है। सुनाई दे रहा। नहीं, जो लैपटॉप यूज कर रहा है उधर से मे भी शो हो कुछ स्क्रीन पे, सेल फोन्स में नहीं हो अच्छा रहा। मेरी बात सुनो, फिर अटेंडेंस रहने देते हैं बिकॉज इस तरह तो मैं नहीं ले सकती अटेंडेंस। अबाउट और फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी वाया ईमेल, या वन पर्सन ईमेल्स मी कि ट्रबल क्या हो रहा है ये सारा का सारा मुझे नहीं, आई डोंट रियली नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सो कोई एक मैम को मेल कर दे। okay, that's about मैम को it मेल करो कि मैम अटेंडेंस रहने दे, because I क्वेश्चंस cannot होंगे hear मेल कर any देंगे of आपको। you. I wish कि you hear me, अगर मतलब मैंने इतना तो लेक्चर 1.5 घंटा बोला है वो आप लोग सुन लीजिए। यार मैम को कोई तो मेल कर दे। Okay, चलो ठीक है। If anyone has any questions related to the lecture, email me
Also, one person email me what is going on and why is everyone raising their hands and I cannot hear them speak. और इसके अलावा आप फिर इंशाल्लाह आज के दिन है, आज थर्सडे, हम मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी, कैंसर हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन. एनी क्वेश्चंस ईमेल मी बस. आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू, सो अब मैं आप लोगों को आंसर नहीं कर सकती यहाँ पे. और अटेंडेंस जो है फिर ऑल प्रेजेंट है आज सारे के सारे, बिकॉज इस तरह में अटेंडेंस भी नहीं ले सकती. ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.